जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एम हसन समस्तीपुर में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 NCERT लेसन थर्ड ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी का जो चैप्टर है बहुत ही एक छोटा सा और आसान चैप्टर है, जनसंख्या संगठन। ये चैप्टर बाकी इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा चैप्टर भी है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सवालात पूछे जाते हैं और इस चैप्टर हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देखिए, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले आप लोगों को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग अगर इस PDF को मंगाना चाहते हैं तो आप लोग इस PDF को मंगवा सकते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश और हिंदी ये आपको PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा। होम साइंस का भी PDF मिल जाएगा आर्ट्स के स्ट्रीम वाले लोगों के लिए। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए गए नंबर को कॉल करें या मैसेज करें और ये PDF मंगवा सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि पेमेंट लगेगा, फीस लेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपसे फीस नहीं लिया जाए, बस आपको PDF का फीस दे देना है ताकि हम भी खुश और आप भी खुश। देखिए, मेरा मकसद है केवल बच्चों को पढ़ाना, बच्चे इस PDF को लेता और अच्छे से पढ़ सके। देखिए, आपको हर एक चैप्टर का वीडियो मिलता ही रहेगा PDF के साथ। देखिए, चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन, लेसन थर्ड, ज्योग्राफी के चैप्टर का नाम। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना जनसंख्या संगठन कहते किसको है, जनसंख्या संगठन है क्या, क्या करना है, जनसंख्या संगठन है क्या। तो बाबू सबसे पहले जानो, हम और आप जानते होंगे कि जनसंख्या संगठन कहते किसको है। तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है या बताता है जिसमें आयु, लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, जनजातियाँ, भाषा, धर्म, साक्षरता, व्यावसायिक विशेषताएं आदि का अध्ययन किया जाता है। यही जनसंख्या संगठन। उसमें आयु की भी बात होगी, लिंग का भी बात होगा, विश्लेषण का भी बात होगा, निवास का भी बात होगा, स्थान का भी बात होगा, जनजातियाँ का भी बात होगा, भाषा का भी, धर्म का भी, कौन से धर्म से, साक्षरता का भी, व्यावसायिक विशेषताएं का भी, ये सारा चीज़ का बात होगा। उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या संगठन। आप लोग मेरे चैनल पे अंत तक जुड़े रहे और उसके बाद देखिए आपको कितने आसानी से ये चैप्टर को मैं डील करा दूंगा। अगर आप लोग क्लास 6 से लेकर +2 तक का मेरे से निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं तो मैं निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हूं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मेरे YouTube चैनल पर आप लोग नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते, जनसंख्या संगठन कहते किसको ये आप समझ लिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण संगठन व उनकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत ग्रामीण नगरीय संगठन व उनकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या इसको अगर पॉइंट बना बना के लिखते हैं अगर बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरा नंबर मिलेगा और राइटिंग आपका अच्छी होनी चाहिए। आगे देखिए, किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाने तथा निश्चित करने में जनसंख्या संगठन का महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए इस दोनों का भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या है, लिंग अनुपात से क्या समझते हैं या लिंग अनुपात कहते हैं किसको। तो लिंग अनुपात को पहले समझिए। लिंग अनुपात को समझने से पहले लैंगिक विभाजन समझिए। लैंगिक विभाजन क्या, लैंगिक विभाजन, लैंगिक विभाजन, लैंगिक विभाजन, लैंगिक विभाजन क्या। तो लैंगिक विभाजन से क्या मतलब होता है, लैंगिक मतलब इसमें 2 लिंग आएगा, एक पुरुष के लिए और एक महिला के लिए। यानी लिंग के आधार पर कामों का बंटवारा करना ही लैंगिक विभाजन कहलाता है। यानी पुरुष बाहर का काम करे और औरत स्त्री घर का काम करे।
ये लैंगिक विभाजन हो जाएगा, या दोनों में से कोई भी बाहर का अंदर का काम कर सकता है, या दोनों बाहर का काम करें, ये लैंगिक विभाजन होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे लैंगिक अनुपात। लिंग अनुपात से तात्पर्य किसी देश में पुरुषों, किसी भी देश में पुरुषों और महिलाओं की संख्या से है। यह लिंग अनुपात के रूप में निकाला जाता है, जो पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात है। ठीक है, फिर आगे देखिए। विश्व की, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की जनसंख्या औसत लिंग अनुपात। तो विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात कितना है? तो विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 महिला, यानी 1000 पुरुष पर 990 महिला। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों के लिंग अनुपात के प्रतिकूल होने का प्रमुख कारण। लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल होने का प्रमुख कारण निम्न है। पहला देखो, स्त्री भ्रूण हत्या। जब स्त्री के गर्भ में ही उसका हत्या कर दिया जाता था। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, ठीक है, स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना, ये सब है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि आपको भी बेनिफिट मिले। एम हसन समस्तीपुर को। आगे देखिए, प्रतिकूलित लिंग अनुपात क्या है? प्रतिकूल बोलो या प्रतिकूलित बोलो, ठीक है, या प्रतिकूल ही बोले, सॉरी प्रतिकूल बोलिए। प्रतिकूल लिंग अनुपात क्या है? जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या, यानी कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है, ठीक है, जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है वह स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। ठीक है, स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, स्त्री के घरेलू हिंसा के कारण ऐसा होता है। ऐसा करने वाला, प्रतिकूल लिंग अनुपात करने वाला कम से कम 72 देश इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 72 देश। कितना देश? 72 देश। आगे बढ़ो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अनुकूल लिंग अनुपात क्या है? अनुकूल लिंग अनुपात जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, प्रतिकूलित में क्या था? स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होती है, लेकिन अब इसमें पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक, तब प्रतिकूलित। और अनुकूलित क्या होगा? पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होगा। ठीक है, वहाँ स्त्री निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति हो, स्त्री शिक्षा, रोजगार, स्त्री को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, जीवन विकास अनुकूल दशाएं तथा सरकारी नीतियाँ के अनुकूल। ऐसा टोटल कितना देश है? ऐसा टोटल आपको मिल जाएगा 139 देश। इसको अंडरलाइन मार लीजिए। कितना देश है? 139 देश इसकी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे देखिए, वृद्ध होती जनसंख्या। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्ध होती जनसंख्या। जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। अब विश्व के अधिकांश देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा एवं निम्न जन्म दर के कारण उच्च आयु वर्गों की जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? वृद्ध होती जनसंख्या। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी, लेकिन जानना आपके बुक में है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए सॉरी थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया, नीचे करते हैं, नीचे। वृद्ध होती जनसंख्या का आप लोग, हाँ ये, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। आयु संरचना। आयु संरचना क्या है? तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। इसी के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का कितना प्रतिशत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अंतर्गत 3 वर्ग आते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन मार लीजिए। इसके अंतर्गत कितने लोग आते हैं? 3 वर्ग आते हैं। सॉरी, कितने वर्ग आते हैं? तो 3 वर्ग। इसके अंतर्गत कितने वर्ग? 3 वर्ग आते हैं। पहला बाल वर्ग, जो जिसका कितना से कितना आता है? 0 से 14 वर्ष। पौध वर्ग 15 से 59 वर्ष। वृद्ध वर्ग 60 से अधिक वर्ष, मोटा मोटी मान लीजिए। फिर आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। पहले इसका ले लीजिए, उसके बाद इसका ले लीजिए इसका। चलिए अब इसका ले लीजिए। कमेंट करते रहिएगा, पता ही आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कहीं पे दिक्कत तो नहीं हो रहा है। फिर देखिए, आयु संरचना जनसंख्या की किन किन विशेषताओं को दर्शाती है। तो आयु संरचना जनसंख्या बहुत सी निम्नलिखित को दर्शाती है, निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाती है। पहला, यदि जनसंख्या में 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है तो आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक होगा, जिसके कारण आर्थिक विकास धीमा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, पहला हमारा ये हो गया। दूसरा देखिए, 15 से 59 वर्ष की आयु में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील अथवा अर्जक जनसंख्या अधिक होने की संभावना होती है, जो देश के संसाधनों के दोहन करने में सहायक होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, 60 वर्ष के ऊपर आयु संरचना वर्ग में बढ़ी हुई जनसंख्या में वृद्धों की देखभाल पर अधिक व्यय होने का संकेत मिलता है। उपरोक्त तात्पर्य यह है कि स्पष्ट होता है जनसंख्या के जनाक्रिय निर्धारक के रूप में आयु संरचना का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यह आपको पढ़ के बता दिए, फिर भी आप लोग जान लीजिए। ये एक भी पॉइंट हो गया। फिर आगे देखो, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन हमारा यह है, यह क्वेश्चन है, सॉरी इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आयुलिंग पिरामिड संरचना। जनसंख्या के आयुलिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों व पुरुषों की संख्या से है। पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या के आयुलिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आयुलिंग असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारक। जन्म दर व मृत्यु दर। विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है और समाज में स्त्रियों को गौण समझा जाता है। चलिए उसके बाद प्रवास के कारण भी दोनों में लिंग अनुपात प्रभावित होता है। रोजगार व शिक्षा के कारण पुरुषों प्रवास अत्यधिक होता है। ठीक है, ग्रामीण व नगरीय जीवन में भी उसी तरह बात होगा। गांव के लोग रोजगार की सुविधा के कारण नगरों में जाकर बस जाते हैं, जिससे नगरीय जीवन में लिंग अनुपात अंतर आ जाता है। ठीक है, फिर पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जब आपको गौण लिखा हुआ गौण समझा जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट में परेशानी होता है, बस आप लोग कमेंट कीजिए, उस परेशानी को मैं हल करूँगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रामीण व नगरीय संगठन। ठीक है, ग्रामीण व नगरीय संगठन है क्या? ग्रामीण व नगरीय संगठन
इसका निर्धारण लोगों के निवास स्थान के आधार पर किया जाता है। यह आवश्यक भी है क्योंकि ग्रामीण व नगरीय जीवन आजीविका व सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होता है। क्या है? एक दूसरे से भिन्न होता है ग्रामीण व नगरीय संगठन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ना दिक्कत है? पहले इसका बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर। साक्षरता दर किसी भी देश की जनसंख्या का गुणात्मक पहलू है और किसी भी देश की साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। तो आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, ये 3 कारण हैं। तो पहला देखिए, आर्थिक विकास का स्तर क्या है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में साक्षरता की निम्न दर तथा उत्पन्न नगरीय अर्थव्यवस्था वाले देशों में उच्च साक्षरता दर पाई जाती है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट फिर आगे देखिए। नगरीय जीवन। जिन प्रदेशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग नगर में निवास करता है वहाँ साक्षरता दर ऊंची है, जैसे यूरोप के देश। लेकिन जिन देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक हो वहाँ साक्षरता दर निम्न है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, महिलाओं की सामाजिक स्थिति। कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं की स्थिति गौण होती है। गौण मतलब क्या? धीमी। इसलिए महिला साक्षरता दर निम्न पाई जाती है, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में महिलाओं में साक्षरता दर उच्च पाई जाती है। ठीक है, फिर आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर हम मौका देंगे शुरू से लेके स्क्रीनशॉट लेने का। अभी जल्दी इसका छूट गया, उसके लिए टेंशन नहीं। व्यवसायिक संरचना। परिश्रमिक युक्त व्यवसाय कार्य में संलग्न तथा इन्हीं कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या के स्वरूप में व्यवसायिक संरचना कहते हैं। जिन देशों में अधिकतर लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं उनका आर्थिक स्तर निम्न होगा तथा वहाँ की व्यवस्था कृषि पर आधारित होगी। जहाँ अधिकांश लोग द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थ व्यवसाय में लगे रहते हैं उनका आर्थिक स्तर ऊंचा होगा। ठीक है, ये है व्यवसायिक संरचना। अब सब हम आपको शुरू से एक एक करके सबका स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। और ये 3rd चैप्टर के बाद आपको मिलेगा 1st, 2nd और उसके बाद 4th चैप्टर का आपको वीडियो आ जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए इसी बार शुरू से स्क्रीनशॉट इस सबका ले लीजिए। देखिए पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया, इसका लीजिए। चलिए इसका लीजिए। चलिए अब इसका ले लीजिए। चलिए लीजिए। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों को हम एक सूचना देना चाहेंगे कि अगर आप लोग इस PDF को मंगाना चाहते हैं तो आप लोग निःशुल्क PDF मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है।
नंबर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके व्हाट्सअप कीजिए और या तो कॉल करके मंगा सकते हैं। ठीक है, आप लोग को आर्ट्स पेपर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस, रेलवे, इस सब के अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए और वहां से जाके ज्वाइन कीजिए और एग्ज़ाम में सफलता पाइए और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।